लॉ ऑफ मास एक्शन में हम लोगों को बताया गया कि जो किसी रिएक्शन का रेट है, चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, वो डिपेंड करता है उसके एक्टिव मासेस पर। तो यहां पर एक छोटी सी लाइन बोलनी पड़ेगी, जो रेट रहेगा वो किस पर डिपेंड करेगा? एक्टिव मास पर। तो लिख देता हूं, ये जो आपका रेट बना हुआ है वो डिपेंड करेगा आपका एक्टिव मास पर। और अभी इस एक्टिव मास को मैं स्टार्टिंग में लेके चल रहा हूं केवल और केवल कंसंट्रेशन। ध्यान रखिएगा, एक्टिव मास अलग होता है और कंसंट्रेशन अलग होती है, लेकिन हम लोग अभी स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन और एक्टिव मास को सेम लेके चल रहे हैं। हमने कहा ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूं तो हमने कहा सबसे पहले अगर आप रिएक्शन देख लेंगे जनरल इक्वेशन, तो मैंने कहा मान लीजिएगा आपने लिखा ए प्लस आपने लिखा बी और ये रिएक्शन आगे चलना स्टार्ट हो गया, और जब आगे गया तो बोलूंगा ये बनेगा आपका सी प्लस बन जाएगा आपका डी और डी, और ये दोनों आपस में कोलिजन करके कुछ पीछे की आने की ट्राई करेंगे। तो एक रिएक्शन हो गई फॉरवर्ड और दूसरी रिएक्शन हो गई आपकी बैकवर्ड। मैंने कहा इसी रिएक्शन को क्या मैं दोबारा से लिख सकता हूं कि ये रहेगा आपका ए प्लस ए डॉट 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 कंटिन्यू करते रहेगा, कितने टाइम्स? बोलूंगा ए टाइम्स। मैंने कहा फिर से अगर मैं लिखता हूं बी प्लस आपका बी का प्लस आपका बी और ये डॉट डॉट आपने फिर से कंटिन्यू कर दिया, बोलूंगा कितने टाइम्स? बोलूंगा बी टाइम्स, और ये रिएक्शन आपकी आगे जाना स्टार्ट हो गया। यहां तक सही है। मैंने ये भी तो बोल सकता हूं कि जब पर्टिकुलर आपका सी केमिकल बन रहा है तो ये भी तो हो सकता है सी प्लस डॉट 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 सी टाइम्स, और अगला केमिकल आपका बनेगा डी और ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। मैंने कहा अगर ये बनेगा तो ब्लू वाले पीछे आने की ट्राई करेंगे, तो एक जाएगा फॉरवर्ड और दूसरा आएगा बैकवर्ड। मैंने कहा चलेगा, हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो हमने सबसे पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया कि अगर मैं बोलता हूं रेट ऑफ, बोलूंगा फॉरवर्ड रिएक्शन, और अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करने लगे तो मैंने सिंबल लिया यहां पर आर एफ, और आर एफ डिपेंड करता है बोलूंगा कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो मैंने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ ए डॉट, बोलूंगा कंसंट्रेशन ऑफ ए डॉट 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 कितने टाइम्स आएगा? बोलूंगा ए टाइम्स। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर आपका आएगा बी और यहां पर बी, करते करते आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये आपका ए टाइम्स आए और ये आपका मान लीजिएगा बी टाइम्स आए, तो क्या आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रहेगा वो डिपेंड करेगा ए रेज टू पावर ए पर और बी रेज टू पावर आपका डिपेंड करेगा बी पर। मैंने कहा बिल्कुल सही। अगर ये पॉइंट आपका सही आ चुका है तो मुझे ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है प्रपोर्शन का साइन। मैंने इसे हटाया और लिखा कि मेरा फॉर्मूला बनेगा आर एफ इक्वल टू, बोलूंगा के एफ ए रेज टू पावर ए और बी रेज टू पावर आपका हो जाएगा बी। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। मैंने कहा ठीक है, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया तो ये भी तो था सी और डी आपस में कोलिजन करें और वो वापस आने स्टार्ट कर देना। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं अब बात कर रहा हूं आपसे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की, और बैकवर्ड रिएक्शन का सिंबल लिखा मैंने यहां पर आरबी। बोलूंगा आरबी किस पर डिपेंड करता है? पीछे आने का, बोलूंगा कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू अगला कंपाउंड, बोलूंगा कंपाउंड सी डॉट 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 आप करते रहेंगे तो बोलूंगा कितने टाइम्स आएगा? बोलूंगा ये तो आपका सी टाइम्स आएगा। सिमिलरली मैंने दूसरा कंपाउंड लिया, दूसरा कंपाउंड आपका बना डी, ये भी बना डी और करते करते ये भी आपका डी टाइम्स आया। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि ये रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी और केमिकल डी रेज टू पावर डी, और ये बन गया आपका यहां पर आरबी। जिस टाइप से मैंने यहां पर आपका के फॉरवर्ड लिखा था वहां पर मैं दोबारा क्या लिख सकता हूं, जो आरबी रहेगा वो बन जाएगा केबी कंसंट्रेशन सी रेज टू पावर सी और कंसंट्रेशन डी रेज टू पावर डी। इसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 2। मैंने कहा अगर आप बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है कि जिस रेट से वो आगे जाएगा उसी रेट से वो पीछे आएगा। तब मुझे यहां पर स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा एट इक्विलिब्रियम। मैं बोल सकता हूं यहां पर जो आपका यहां पर फॉरवर्ड रेट है वो इक्वल होगा, बोला जाएगा बैकवर्ड रेट के। बैकवर्ड आता जाएगा और ये आगे जाता रहेगा। इसका मतलब मुझे जो केमिकल जितना आगे गया है उतना ही वो बनता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब मुझे केमिकल ए और बी में कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देंगे, लेकिन चेंजेस होंगे, ओवरऑल चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। 2 मोल आगे गए तो 2 मोल क्रिएट हो गए, इसका मतलब ओवरऑल चेंज बोलूंगा 0 हो गया। हमने कहा ठीक है, जब मैं ऊपर का डेटा नीचे रखता हूं
तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका K फॉरवर्ड और ये बनेगा A रेज टू पावर A और बन जाएगा B रेज टू पावर B और ये जो डेटा आएगा वो रेट ऑफ बैकवर्ड पर बनेगा आपका KB कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C और कंसंट्रेशन आपका D रेज टू पावर D। ये उम्मीद करते हुए कि यहां तक आपने समझ लिया होगा। जब इन दोनों को सॉल्व करने लगे तो क्या मैं बोल सकता हूं सॉल्व करने के बाद आपका बनेगा K फॉरवर्ड अपॉन KB, चेक करते रहिएगा और बन जाएगा यहां पर ये कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C, D रेज टू पावर D और डिवाइड बाई A रेज टू पावर आपका A और B रेज टू पावर आपका B बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है, K फॉरवर्ड भी कांस्टेंट, K बैकवर्ड भी कांस्टेंट, इन दो कांस्टेंट के रेशियो को मैंने एक नया कांस्टेंट बोला जिसका नाम होता है Kc। तो मैंने कहा ये आपका Kc का फॉर्मूला बन गया C कंसंट्रेशन रेज टू पावर C, D रेज टू पावर D अपॉन बोलूंगा A रेज टू पावर आपका A और यहां पर बन जाएगा B रेज टू पावर B। मैंने कहा इस इक्वेशन को मुझे याद करना है कि जो आपका Kc रहता है वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रहता है। मैंने कहा इसी का क्या एग्जाम्पल भी करा सकते हैं। मैंने कहा अगर आप एग्जाम्पल पे आने लगे तो मान लीजिएगा आपने कोई एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 1 और हमने कहा PCl5 डायनामिक इक्विलिब्रियम PCl3 प्लस Cl2, तो देगा Kc का फॉर्मूला क्या रहेगा, बोलूंगा PCl3 कंसंट्रेशन इंटू Cl2 कंसंट्रेशन डिवाइड बाई बोलूंगा TCl5 कंसंट्रेशन। कोई स्टूडेंट कह लेंगे नहीं हमें तो दोबारा से बताएगा, तो मैं बोलूंगा एग्जांपल नंबर 2 ले लेता हूं। जैसे आप एग्जांपल नंबर 2 में गए तो हमने कहा ये केमिकल बना 2NH3 डायनामिक इक्विलिब्रियम N2 प्लस आपका 3H2, तो बोलूंगा यहां पर जो Kc रहेगा वो कितना रहेगा बताएगा, तो आंसर आएगा N2 रेज टू पावर बोलूंगा 1 इंटू H2 रेज टू पावर आपका आएगा 3 डिवाइड बाई, इसको देखते हुए क्या पूछ सकता हूं, आंसर आएगा NH3 रेज टू पावर 2। हाँ, अब थोड़ा सा क्लियर हो गया। ये भले ही आपको एग्जाम्पल नंबर 2 डिफिकल्ट है, लेकिन चूंकि चैप्टर ही बहुत ज्यादा इजी है तो जो डिफिकल्ट एग्जाम्पल इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्पल वो भी जरूरत से ज्यादा इजी लग रहा होगा। तो इस चैप्टर में आपके मार्क्स फुल आने चाहिए और ध्यान रखिएगा ये जो डेरिवेशन है ये स्कूल वाले पूछते हैं, तो बिना कटिंग के आपको डेरिवेशन आने चाहिए। मैंने कहा ठीक है, क्या हम लोगों ने Kc निकाल लिया, तो हमने कहा कि कभी कभी तो हमने 3 K देखे हैं। मैंने कहा कौन कौन से, उन्होंने कहा Kc देखा है, मैंने Kp देखा है और मैंने Kx देखा है। अगर कंसंट्रेशन का रेशियो निकालोगे तो बोलेंगे आप Kc, अगर पार्शियल प्रेशर का रेशियो निकालोगे तो बोलेंगे Kp और अगर मोल फ्रैक्शन का निकालोगे तो उसे बोलेंगे Kx। तो हम Kx की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम केवल Kc की और Kp की कैलकुलेशन करने में इंटरेस्टेड है। अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करने लगे और देखने लगे कि Kc जो हमने निकाला था क्या इसी टाइप से कुछ और भी K निकाले जा सकते हैं, तो बोलूंगा हाँ 3 टाइप के K निकाले जा सकते थे, Kp, Kc और Kx। Kx हम लोग नहीं पढ़ते ज्यादा, तो हम लोग केवल Kp और Kc पढ़ते। तो क्वेश्चन है Kp क्या होता है, तो हमने फिर से एक बेसिक इक्वेशन लिखी और कहा कि ये पर्टिकुलर आपका AABB कन्वर्ट हो रहा है आपका CC में और मान लीजिएगा ये DD में। मैंने कहा ठीक है, लेकिन कंडीशन अप्लाई, अब ये मानना पड़ेगा कि ये भी गैस होगा, ये भी गैस होगा और ये सब लोग गैस होने के बाद में ये आपका बन गया रिएक्शन आगे भी जाएगी और रिएक्शन पीछे भी आएगी। मैंने कहा दोबारा से कांस्टेंट लिखना, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बोलूंगा प्रेशर। तो सेम पर्टिकुलर में आपने दोबारा से एक फॉर्मूला लिखा जिसका नाम था Kp और Kp में लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ केमिकल C रेज टू पावर C पार्शियल प्रेशर ऑफ केमिकल D रेज टू पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर केमिकल A रेज टू पावर A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू पावर B। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपने वर्ड यूज किया गैसेस स्टेट, तो हम लोग ज्यादातर केस में गैस को आइडियल गैस मानते हैं और आइडियल गैस मानने का मतलब है आप बार बार एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसका नाम था PV इक्वल टू nRT। मैंने इसी को दोबारा लगाने की ट्राई करी, तो मैंने कहा अगर आप मुझे बोलते हैं PV इक्वल टू nRT तो मैं क्या लिख सकता हूं, P इक्वल टू आपका N अपॉन V डॉट RT का मतलब हुआ P इक्वल टू CRT, C का मतलब हुआ यहां पर कंसंट्रेशन। मैंने कहा ठीक है, तो अगर मैं केमिकल P, केमिकल D, केमिकल A और B की पार्शियल प्रेशर की बात करने लगूं तो बोलूंगा उस केमिकल का कंसंट्रेशन इनटू RT। मैंने ये पर्टिकुलर यहां पर अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद फॉर्मूला मुझे मिला कंसंट्रेशन ऑफ C
इंटू आर टी रेज टू पावर कितना आएगा, बोलूंगा सी। मैंने कहा ठीक है, अगला केमिकल डी, कंसंट्रेशन डी और आर टी रेज टू पावर, फिर आपका आ गया डी। मैंने एक बार और डिवाइड किया तो मैंने कहा अब हम लेंगे ए को, तो इन्होंने कहा केमिकल ए इंटू आर टी रेज टू पावर आएगा ए, और अगला आपका आ जाएगा केमिकल है बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी रेज टू पावर बी। ध्यान रखिएगा ये सिंबल आपका कंसंट्रेशन का होता है। हमने कहा ठीक है, ये तो सब लोग जाना पहचाना लग रहा है, और जाना पहचाना लग रहा है तो इसको हमने चेंज किया और हमने कहा सी रेज टू पावर सी और आपका डी रेज टू पावर डी, और डिवाइड हो गया आपका ए रेज टू पावर बनेगा आपका ए, और बी रेज टू पावर बन जाएगा बी। चेक करना देखिएगा आप लोगों का काम है। हमने कहा अगर चेक हमने इसको कर लिया तो बचता है यहां से आर टी आर टी आर टी आर टी, और जब इन सबको एक साथ लिखा हमने तो हमारी इक्वेशन बनी है यहां पर C प्लस डी और माइनस ए प्लस बी। हमने इसको, अरे ये तो देखा देखा लग रहा है, और ये जो पर्टिकुलर है कंसंट्रेशन का रेशियो को आप क्या बोलते थे, बोलूंगा ये तो आपका केसी बना हुआ है, और मैंने इसी को लिख दिया आर टी, और रेज टू पावर हो जाएगा यहां पर डेल्टा एन। और एन लिखते ही बहुत से लोग ये ट्राई करते हैं कि मोल की बात करनी है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं, ये केवल गैस की बात करनी है। इसलिए उन कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग इसको डेल्टा एन के साथ में यहां पर जी और लिख देते हैं, और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। केपी का फॉर्मूला होता है के सी इंटू आर टी डेल्टा एन जी। अब बताएगा अगर कोई कहने लगे वेयर डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी, बोलूंगा एनजी की वैल्यू होगी नंबर ऑफ मोल गैस फाइनल, और फाइनल का मतलब होता था आपका यहां पर प्रोडक्ट, माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, और ये बन जाएगा आपका यहां पर क्या, रिएक्टेंट। और मैंने कहा इस टाइप से मैं चीजों को सॉल्व कर सकता हूं। मैंने कहा अगर सॉल्व कर सकते हैं तो एग्जाम्पल भी लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 लेने लगे तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कहा कि आपका बन गया है PCl5 डायनामिक इक्विलिब्रियम, और बनता है PCl3 और Cl2। मैंने कहा इस पर्टिकुलर के लिए डेल्टा Ng कितना रहेगा, बोलूंगा ये भी आपका गैसेस स्टेट, ये भी गैसेस स्टेट और ये भी गैसेस स्टेट। प्रोडक्ट साइड में कितने मोल हैं गैस के, बोलूंगा यहां पर है 2। रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ मोल है, बोलूंगा 1। तो क्या दोस्तों आंसर 1 आएगा, और अगर आंसर 1 आएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा Kp इक्वल टू KC RT रेज टू पावर 1। इस टाइप से हम चीजें सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो बार बार कंपटीशन पूछता है, हमने वो कौन सा एग्जांपल है, बोलूंगा HI का। हमने कहा HI का एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैंने कहा 2HI जो कि गैसेस स्टेट में होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम H2 प्लस I2, और ये दोनों भी आपके गैसेस स्टेट में बने हुए हैं। बताएगा डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आएगी, बोलूंगा प्रोडक्ट साइड भी 2 मोल है और रिएक्टेंट साइड भी नंबर ऑफ मोल 2 ही है, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब Kp इक्वल टू बन जाएगा Kc और RT रेज टू पावर 0, और किसी की पावर 0 होता है तब आप उसे मानते हैं 1। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में Kp की वैल्यू Kc के इक्वल आएगी। हमने कहा ठीक है, ये एक जनरल आइडिया हो गया। क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक में कुछ ऐसी भी चीजें जो हमें याद करनी होती हैं और हमें थोड़ा सा होल्ड करना होता है, मैंने कहा हाँ, आपके लिए पर्टिकुलर वैल्यू है यहाँ पर Kp नॉट, आपका Kc नॉट, Kx नॉट जो लिख नहीं रहा हूं। और बात करते हैं इन पर्टिकुलर की यूनिट्स की। किसकी बात करते हैं, यूनिट्स की। अगर आप Kc की बात करने लगे, किसकी बात करने लगे, Kc की, तो मैंने Kc पहला एग्जांपल लिया, और एग्जांपल में आपने बोला कि जब आप PCl5 डायनामिक इक्विलिब्रियम PCl3 और Cl2 कर रहे हैं तो जो Kc आना चाहिए था वो आना चाहिए था कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, और कंसंट्रेशन का मतलब हुआ यहां पर मोल पर लीटर। ठीक है यहां तक। जब मैंने Cl2 की बात करी तो मैंने फिर से कहा ये भी आपका आएगा मोल पर लीटर, और डिवाइड बाय बन जाएगा आपका मोल पर लीटर। जब आपने इन सब की कैलकुलेशन करी तो पता चला ये जो पर्टिकुलर आपका आएगा ये Kc की यूनिट आ गई। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई 2 कर देता हूं तो ये जो है डेटा चेंज हो जाएगा, और ये बन जाएगा मोल पर लीटर और पूरे का स्क्वायर बन जाएगा। और इसका मतलब जो Kc रहेगा
वो ऊपर वाली जो 2HI वाली रिएक्शन है उसके लिए यूनिट लेस रहेगा और फर्स्ट रिएक्शन के लिए आपका रहेगा मोल पर लीटर। इसका मतलब केसी यूनिट के साथ आता है लेकिन उसकी यूनिट लगातार वेरी कर जाती है। फिर लोगों ने कहा कि जो आप केसी की यूनिट रख रहे हैं, हम कभी बुक्स में केसी देखते हैं यूनिट के साथ और कई बार केसी यूनिट के साथ नहीं देखते। तो हमने कहा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और स्टैंडर्ड फॉर्मेट ने बोला कि जब भी आप केसी निकालोगे और इसमें आप वैल्यू निकालोगे कंसंट्रेशन, क्या निकालेंगे? कंसंट्रेशन किसी भी केमिकल की। एक केमिकल ए ले लेता हूं तो आप लोग लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल ए डिवाइड बाई, और डिवाइड में आप लोग यहां पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड और 1 मोल पर लीटर। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि जब आप केसी निकालें तो आप 1 मोल पर लीटर के रेफरेंस में बताएगा वो कितना टाइम्स है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बताना चाह रहा है कि भैया आप मोल पर लीटर को हटा के लिखना, मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू लिखना, और इसीलिए मैंने इस केसी को बोल दिया केसी नॉट। तो अगर मैं एग्जाम्पल PCl5 का बोलने लगूं इसकी आप वैल्यू निकालिएगा तो बोलूंगा देखिएगा जो इसका केसी नॉट रहेगा वो रहेगा कौन सा केमिकल? बोलूंगा PCl3 कंसंट्रेशन और डिवाइड बाई बन जाएगा आपका 1 मोल पर लीटर। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अगली वैल्यू आई तो मैंने कहा PCl3 के बाद उन्होंने कहा Cl2 का डेटा और फिर से आपने यहां पर लिख दिया 1 मोल पर लीटर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बाद में आपका आया PCl5 और ये बन गया PCl5, फिर से आपने लिख दिया 1 मोल पर लीटर। और अगर आप ये काम करते हैं तो मैं क्या बोलूं, यहां पर केवल एक न्यूमेरिकल डेटा आएगा। इसका मतलब यहां पर यूनिट तो नहीं आएगी। तो अगर आपको कई बार यूनिट दे रखी है तो भी आपको एक्सेप्ट करना है, और अगर आपको यूनिट लेस दिया है तो भी आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि बुक वाले केपी और केपी नॉट को अलग अलग नहीं बताते। वो कई बार केपी लिख देते हैं, कई बार केपी नॉट लिख देते हैं। तो आपको जिद नहीं करनी कि ये यूनिट लेस कैसा है, यूनिट लेस कैसा है। हमें सभी चीजें एक्सेप्ट करनी है, चाहे वो यूनिट के साथ दें या विदाउट यूनिट दें। जब आपने केसी और केसी नॉट निकाल दिया तो क्या मैं पूछ रहा हूं, सिमिलरली आप केपी और केपी नॉट भी निकाल सकते हैं। केपी नॉट जो होगा वो विद रेस्पेक्ट टू 1 एटीएम रहेगा। इसका मतलब जो प्रेशर दिया जाए उसको 1 एटीएम से डिवाइड कीजिएगा तो यूनिट से यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और वहां पर भी आपका केपी नॉट यूनिट लेस आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं जो आपका अगला रहेगा केपी नॉट रहेगा विद रेस्पेक्ट टू 1 एटीएम। तो सभी प्रेशर को आपको डिवाइड करना जरूरी है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज आपको बताई गई है केपी नॉट और केसी नॉट, ये बुक्स में अवेलेबल नहीं है। ज्यादातर जो हम लोगों को नॉर्मल पब्लिशर की बुक होती है, तो ध्यान दीजिएगा आप चीजों को एक्सेप्ट करने की आदत डालिएगा। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे केपी और केसी की और देखेंगे कि एग्जाम्पल्स में वे कैसे वेरी करता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने उठाया यहाँ पर PCl5 डायनामिक इक्विलिब्रियम बना रहा है आपका PCl3 और ये बना रहा है आपका Cl2। यहां पर मैंने ये एज्यूम कर लिया कि कंटेनर का जो वॉल्यूम रहेगा वो V रहेगा, कंटेनर में जो टोटल प्रेशर दिखाई देगा वो आपका P दिखाई देगा एट इक्विलिब्रियम। और मैंने अब क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। मैंने कहा अगर मैं टाइम इक्वल टू 0 की बात करने लगूं तो ये A है और ये स्टार्टिंग में आपका 0 और 0 है। हमने कहा जैसे ये इक्विलिब्रियम अचीव करता है तो A में से जाने वाला होगा A अल्फा, ये बनेगा A अल्फा और ये बनेगा A अल्फा। मैंने कहा कंटेनर में इक्विलिब्रियम पर कितने नंबर ऑफ मोल हो गए, तो मैंने कहा इन तीनों को ऐड कीजिएगा। जब आपने तीनों को ऐड किया तो आपको पता चला जो मोल आएंगे वो A1 प्लस अल्फा आएंगे। ये काम आपका है चेक करना। हमने कहा ठीक है आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिएगा। तो मैंने कहा सबसे पहला पॉइंट आता है आपका केसी की कैलकुलेशन का। अगर आप केसी की कैलकुलेशन देखने लगे, केसी का कैलकुलेशन में क्या लिखा जाएगा, बोलूंगा PCl3 चूंकि वो प्रोडक्ट साइड में है इंटू Cl2 रेज टू पावर 1 और डिवाइड बाई बन जाएगा आपका PCl5। वेरीफाई कर लीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं इसमें डेटा रखने लगूं तो बोलूंगा PCl3 के कितने नंबर ऑफ मोल है, बोलूंगा ये है आपके A अल्फा। कंटेनर का टोटल वॉल्यूम कितना है, बोलूंगा डिवाइड बाई V। चूंकि हमें नंबर ऑफ मोल नहीं रखना, हमें कंसंट्रेशन रखनी है। मैंने कहा ठीक है यहां तक तो सही है। मैंने Cl2 से पूछा तो Cl2 ने भी कहा A अल्फा डिवाइड बाई V, और डिवाइड में आपने PCl5 की जब बात करी तो आपने कहा ये बनेगा A1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई V। चेक कर लीजिएगा। जब आपने इन सबको सॉल्व किया
तो क्या आपका जो आंसर आ रहा है वो ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या एक ए से ए कैंसिल होगा और ए से ए कैंसिल होने के बाद आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा डॉट वी। सोचिएगा और वेरीफाई कीजिएगा बिना पेन और पेपर चलाए। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं केसी का फॉर्मूला बन गया ए अल्फा स्क्वायर इंटू केसी का फॉर्मूला बन गया आपका ए अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा वी। इसका ना वी को बढ़ाने पर केसी बोलूंगा नो चेंज। कई बार कंपटीशन पूछ चुका है, क्योंकि फॉर्मूला देखने में ऐसा लगता है, लेकिन केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब है वो चेंज नहीं होगा। अगर आपने वी चेंज कर दिया तो उसी के अकॉर्डिंग आपका अल्फा चेंज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बार बार फॉर्मूला दिया जाएगा और आपको कंफ्यूज में डाला जाएगा, और जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए नहीं रहेगा, वो डी रहेगा, कि कोई ना कोई तो स्टूडेंट ऐसा होगा जो ए बी सी में लगा के आए। हमने कहा ठीक है, हमने कहा केसी का फॉर्मूला तैयार है, और केसी के बाद अगला फॉर्मूला कौन सा आता है, बोलूंगा अगला फॉर्मूला आता है यहाँ पर केपी में। मैंने कहा केपी का फॉर्मूला अगर सॉल्व करने लगे तो उन्होंने कहा केपी का फॉर्मूला होता था, बोलूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। मैंने जब इसको सॉल्व करने की ट्राई करी तो मैंने पहले लिखा ये पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला हमने स्टेट ऑफ मैटर या गैसीय स्टेट में पढ़ा था। वहां पर पढ़ा था कि किसी केमिकल का पार्शियल प्रेशर होता है उसके नंबर ऑफ मोल और इनटू होता है इक्विलिब्रियम पर या कहीं पर भी पी टोटल। ये अगर ए होगा तो ये मोल फ्रैक्शन भी आपका ए होना चाहिए। मैंने कहा चलेगा, इसको अप्लाई करते हैं। तो मैंने इसमें लिखा कि मोल फ्रैक्शन आपका आएगा PCl3 इनटू बनेगा यहां पर पी टोटल। मैंने कहा ठीक है, अगले का अगर मैं पूछ लगूं तो बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इनटू पी टोटल, और डिवाइड में आपका पहुंच जाएगा PCl5 का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू पी टोटल। अब मैं अगर इसे सॉल्व करने लगूं तो आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा। मोल फ्रैक्शन PCl3 का मैं बोलूंगा भाई आपके मोल कितने, बोलेगा देखो जी मेरे मोल तो ए अल्फा डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल, बोलूंगा यहां पर आएगा A1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर। मैंने कहा ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना सभी को आता है, मेरे मोल डिवाइड बाई टोटल मोल इंटू प्रेशर आपका आ जाएगा टोटल, तो वो आपका पार्शियल प्रेशर बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है, पड़ोसी से पूछेगा, उन्होंने कहा जी मेरे मोल कितने, मैंने कहा जी आपके मोल ए अल्फा डिवाइड बाई टोटल मोल A1 प्लस अल्फा इंटू आपका पी बनेगा, डिवाइड करने लगे तो बोलूंगा यहां पर आएगा PCl5 मेरे मोल कितने, बोलूंगा A1 माइनस अल्फा मेरे मोल डिवाइड बाई टोटल मोल A1 प्लस अल्फा, और ये बन जाएगा आपका P, और सभी जगह रेज टू पावर आएगा 1। जब आप पर्टिकुलर यहां पर Kp की वैल्यू निकालने लगे तो बताइएगा क्या बोल सकते हैं, यहां पर सभी ए कैंसिल हो जाएंगे, और सभी ए कैंसिल होने के बाद अल्फा स्क्वायर बचेगा। बिना पेन और पेपर के ट्राई कीजिएगा, क्या फुल एंड फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। पेपर पेन का यूज नहीं करना, ठीक है। तो आप लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया, और आंसर आएगा अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा P। वेरीफाई कीजिएगा क्या आप आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं P के बढ़ने पर K भी बढ़ेगा, बोलूंगा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि P के बढ़ने पर अल्फा इस टाइप से एडजस्ट करेगा कि Kp क्या रहे, कांस्टेंट रहे। मैंने कहा जी हमें तो कुछ और मेथड बताएगा, तो बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है। मैंने कहा एक बार और कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपने जो इक्वेशन लिखी थी वो लिखी थी आपने PCl5 डायनामिक इक्विलिब्रियम PCl3, और आपने लिखा था यहाँ पर Cl2। बताएगा अगर सभी लोग गैसीय स्टेट में हैं तो यहाँ पर डेल्टा Ng कितना रहेगा, बोलूंगा डेल्टा Ng 1 प्लस 1 माइनस 1 का मतलब 1 आएगा। मैंने कहा जो Kp का फॉर्मूला था आपका Kc RT रेज टू पावर डेल्टा Ng का मतलब 1 आ गया। मैंने कहा अगर आप मुझे Kc दे देते हैं तो मैं Kp बता दूंगा। मैंने कहा रे Kc तो दे रखा है, मैंने कहा Kc कहां दिया, Kc उन्होंने कहा रे दे रखा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, A अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा डॉट वी, और यहां पर बन गया आपका RT। ठीक है, यहां तक मैंने कहा बहुत बढ़िया। क्या अगर कंटेनर में मिक्सचर बना हुआ है वो भी गैस का, तो क्या फिर से लगा सकता हूं PV इक्वल टू nRT। तो मैंने कहा यहां पर अगर मैं PV इक्वल टू nRT लगाता हूं तो प्रेशर टोटल, कंटेनर का वॉल्यूम टोटल, नंबर ऑफ मोल, कंटेनर में टोटल मोल कितने हैं, बोलूंगा टोटल मोल है यहां पर A1 प्लस अल्फा डॉट RT। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि यहां पर RT अपॉन V आया है।
अगर मैं आर टी अपॉन वी इधर लेके जाता हूं तो मुझे थोड़ा सा वैल्यू मिल जाएगा, और वैल्यू मिलते ही तो मैंने अपना फॉर्मूला दोबारा लिखा। मैंने कहा ये आया ए अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब आपने आर टी अपॉन वी की वैल्यू जब यहां पर रखी तो पी अपॉन पी के बाद आपका आएगा ए 1 प्लस अल्फा, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ए से ए कैंसिल होगा और फाइनली फॉर्मूला बनेगा अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और बन जाएगा पी। चेक कीजिएगा, चाहे आप केपी निकालें या केसी निकाल के केपी निकालें, आंसर तो वही आएगा। तो अब ये जिद नहीं करने की हमें एक ही मेथड सीखना है, आपको दोनों मेथड सीखने हैं। कई बार क्वेश्चन में वो आपको टोटल मोल देगा, या कई बार केसी देगा, या कई बार आपको वो पार्शियल प्रेशर देगा। तो मुझे कम से कम टाइम में मुझे केपी निकालना होता है, तो मुझे सभी चीजें इक्वल स्पीड से आनी चाहिए। तो हमने कहा हमने केसी निकाल लिया, हमने केपी निकाल लिया, हमने केसी से केपी निकाल लिया। एक लास्ट पॉइंट और बचा है, और वो लास्ट पॉइंट है आपका होता है वो एम एवरेज। बताएगा जिस कंटेनर की मैं बात कर रहा हूं, इस कंटेनर में कौन कौन सी केमिकल प्रेजेंट है। तो मैं बोलूंगा पहली कंटेनर में आपका प्रेजेंट है PCl5, अगला है आपका PCl3, अगला है आपका Cl2। PCl5 के जो नंबर ऑफ मोल है वो है आपके A1 माइनस अल्फा, PCl3 है आपके A अल्फा, और ये भी आपके पास A अल्फा। जब मैंने इन सबको टोटल किया तो मुझे कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ मोल कितने मिले, तो बोलूंगा सबको ऐड कर दीजिएगा। जब आपने सबको ऐड किया तो ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 1 प्लस अल्फा आएगा। वेरीफाई करना आप लोगों का काम है। हमने कहा यहां तक तो हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, तो हमने कहा चलेगा इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब आप कैलकुलेशन करते हैं और आपसे पूछा जाए यहां पर आपने एम एवरेज निकालना है, तो एम एवरेज का फॉर्मूला क्या बना हुआ था, तो बोलूंगा फॉर्मूला था आपका x1 m1 प्लस x2 m2 प्लस x3 m3, जब आपके 3 केमिकल होते हैं। मैंने कहा ठीक है, पहले वाला केमिकल बताएगा अगर मैं इसको स्टडी करता हूं तो इसके कितना मोल फ्रैक्शन है, बोलूंगा मेरे मोल A1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय टोटल मोल, बोलूंगा A1 प्लस अल्फा इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ PCl5। मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया, अगले कंटेनर से पूछेगा, अगले केमिकल से, बोलूंगा मेरे मोल कितने, बोलूंगा A अल्फा, टोटल मोल कितने, बोलूंगा A1 प्लस अल्फा इंटू मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा आपका PCl3 का। मैंने कहा भैया और कोई भी बचा, कहने हाँ एक और बच गया। मैंने कहा भैया आप भी आ जाओ, मेरे मोल A अल्फा डिवाइड बाय टोटल मोल A1 प्लस अल्फा, मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा, बोलूंगा Cl2 का। बिना पेन और पेपर का यूज करते हुए क्या आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सभी A से A कैंसिल हो गए। मैंने कहा ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर अगर मैं 1 प्लस अल्फा कॉमन लेने लगूं तो क्या आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, 1 प्लस अल्फा और ये बनेगा 1 माइनस अल्फा मॉलिक्यूलर मास ऑफ PCl5 प्लस अल्फा मॉलिक्यूलर मास ऑफ PCl3 प्लस अल्फा मॉलिक्यूलर मास ऑफ Cl2। वेरीफाई करना काम है आपका बार बार। क्या बोलता हूं, PCl3 का मतलब 1 P और 3 Cl, और Cl2 का मतलब 2 Cl। इसका मतलब यहां से यहां तक का मतलब हुआ 1 P और 5 Cl, P और 5 Cl। क्या बोलता हूं, सभी जगह अगर अल्फा कॉमन रखा जाए तो आपको यहां से लेकर यहां तक का डेटा आपका 0 बनेगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोग निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो केवल बचा रहेगा, और अगर बचा रहेगा तो फाइनली आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ PCl5 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा। P का वैल्यू होता है 31 और Cl का होता है 35.5। बिना डेटा रखे हुए ये आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं डेटा रख रहे हैं तो आप कंपटीशन में तो दूर दूर तक सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर अगर 2 की हम लोग बात करने लगे तो ये आपका बनता है 2HI डायनेमिक इक्विलिब्रियम H2 प्लस I। कुछ चीजें हम लोग एज्यूम करेंगे। सबसे पहले कंटेनर का जो टोटल वॉल्यूम है वो आपने माना V है, कंटेनर में इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर को आपने P माना, और आपका अब आता है टोटल नंबर ऑफ मोल इक्विलिब्रियम पर कितने होंगे। तुमने कहा ठीक है, अगर हम लोग इसे सॉल्व करने लगे तो बताएगा अगर मैं टाइम इक्वल टू 0 मानता हूं तो बोलूंगा ये A रहेगा, ये 0 और ये 0। जैसे ही रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाएगी तो बोल सकता हूं यहां से इक्विलिब्रियम पर जाने वाला होगा आपका A अल्फा,
और अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखें तो 2 मोल अगर HI जाता था तो आपने 1 मोल H2 बनाया था। इसका मतलब A अल्फा के जाने से यहां पर A अल्फा बाई 2 क्रिएट होगा। तो मैंने कहा ये आपका आएगा A अल्फा बाई 2 और ये भी आपका बनेगा A अल्फा बाई 2। जब मैंने तीनों को ऐड किया तो पता चला कंटेन में टोटल गैसेस नंबर ऑफ मोल हो गए आपके A। मैंने कहा ठीक है, हमें कैसे कैसे चीजें निकालनी है। तो हमने कहा पहला जो पॉइंट था आपका था वो Kc, क्योंकि ये एग्जांपल नंबर 2 है तो सीधा बोलेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। क्या बोल सकता हूं, पहले आपका लिखा जाएगा H2 कंसंट्रेशन और H2 कंसंट्रेशन आएगा A अल्फा डिवाइड बाई 2। बहुत से लोग वॉल्यूम से डिवाइड करना भूल जाते हैं, तो ये आपका आया V, अगला भी आपका आया मेरे मोल A अल्फा बाई 2 टोटल वॉल्यूम V डिवाइड बाई। अब बात करते हैं रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर ऑफ मोल है, तो उन्होंने कहा A 1 माइनस अल्फा और बाई V, लेकिन ध्यान रखिएगा स्क्वायर करना मत भूल जाना। मैंने कहा ठीक है। अब आप चेक कीजिएगा, क्या बोल सकता सभी V से V कैंसिल हो गया, सभी A से A कैंसिल हो गया, चूंकि ऊपर बना था A अल्फा इंटू अल्फा और नीचे बना था A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर बनने के बाद में। तो फाइनली क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर अपॉन, चेक कीजिएगा ये आपका बनेगा 4 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। चेक करना आप लोगों का काम है। अगर ये सही है तो क्या बोल सकता हूं Kc कांस्टेंट है, और अगर Kc कांस्टेंट है तो अल्फा भी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कांस्टेंट ही बना रहेगा। मैंने कहा जी अच्छा नहीं लग रहा, मैंने कहा और अच्छा लगाने के लिए क्या देखना है, उन्होंने कहा जी Kp बताएगा। बोलूंगा Kp का फॉर्मूला था, Kp का फॉर्मूला था पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ HI को आपने कर दिया स्क्वायर। फिर से कुछ लोग स्क्वायर भूल जाते हैं। हमने कहा ठीक है, अगर आप आगे चलने लगे तो बोलूंगा भाई पार्शियल प्रेशर क्या होता था, बोल जाएगा मेरे मोल डिवाइड बाई टोटल मोल इनटू आप प्रेशर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। बताएगा H2 के टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, बोलूंगा A अल्फा बाई 2। बताएगा कंटेनर में टोटल मोल कितने हैं, बोलूंगा कंटेनर में टोटल मोल A बने हुए हैं इनटू कंटेनर का टोटल प्रेशर। मैंने कहा ठीक है। फिर से मैंने अगले केमिकल से पूछा भाई मेरे मोल कितने, बोलेगा A अल्फा बाई 2। कंटेनर में टोटल मोल कितने, बोलूंगा A इनटू बन जाएगा ये आपका P डिवाइड, जब आपने इसको किया तो बोलूंगा HI के टोटल नंबर ऑफ मोल। मैं बोलूंगा टोटल मोल A 1 माइनस अल्फा और कंटेनर में टोटल मोल A और इनटू बन गया P। मैंने कहा सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं सॉल्व नहीं करना, स्क्वायर करना भूल गए। हमने कहा ठीक है, नेगेटिव मार्क्स नहीं लेके आएंगे। जैसे ही आप इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं, क्या बोलते हैं सभी A से A कैंसिल हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, सभी A से A कैंसिल हो जाएगा और P से P कैंसिल होने के बाद फॉर्मूला बनेगा फुल एंड फाइनली अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। हमने कहा जी हमें थर्ड मेथड बताइएगा, तो मैंने कहा अगर आप ऊपर की रिएक्शन देखने लगे तो फॉर्मूला पढ़ा रखा था Kp इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर डेल्टा Ng। इस साइड नंबर ऑफ मोल कितने हैं गैस के, बोलूंगा 2, इधर भी कितने हैं 2, 2 में से 2 गया तो बोलूंगा ये आ जाएगा आपका 0, और जैसी 0 आया इसका मतलब Kp की वैल्यू आपकी Kc के इक्वल आ चुकी है। वेरीफाई कीजिएगा Kp और Kc क्या सेम आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। और ध्यान रखिए ये जो एग्जाम्पल है ये केवल आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए करवाए जा रहे हैं। आप जितना ज्यादा लिखेंगे, जितना ज्यादा पेन चलाएंगे, उतना ही ज्यादा ये इजी चैप्टर और ज्यादा इजी लगेगा आपको। हमने कहा एग्जाम्पल में लास्ट आपका पॉइंट आ गया आपका एम एवरेज। मैंने कहा एम एवरेज कैसे निकालने, बोलेगा कंटेनर में टोटल गैस कितनी है, बोलूंगा 3, बोलूंगा तो एम एवरेज का फॉर्मूला रहेगा x1 m1 प्लस x2 m2 और बन जाएगा x3 m3। आपको जिनको दिक्कत है उनके लिए डायग्राम बनाता हूं। ये पर्टिकुलर कंटेनर है, पहली गैस कौन सी है, बोलूंगा HI, दूसरी गैस कौन सी, उन्होंने कहा H2, तीसरी गैस कौन सी I2। HI के इक्विलिब्रियम पे मोल A1 माइनस अल्फा, ये A अल्फा बाई 2, A अल्फा बाई 2। जब सभी को आपने ऐड किया तो कंटेनर के अंदर टोटल मोल सबको ऐड करने के बाद पता चला A। वेरीफाई करवाना आपका काम है। मैंने कहा 3 कंटेनर 3 गैस थी, बताएगा पहली गैस के मोल कितने, बोलूंगा A1 माइनस अल्फा मेरे मोल डिवाइड बाई टोटल मोल इनटू मेरा मॉलिक्यूलर मास, बोलूंगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ HI। मैंने कहा अगली गैस, बोलेगा अगली गैस अगर आप निकालने लगे तो अगली गैस है आपकी A अल्फा बाई 2 वाली। मैंने कहा ठीक है, बोलूंगा A मेरे मोल A अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई टोटल मोल आ गए और यहां पर मेरा मॉलिक्यूलर मास आ गया H2 का। यहां तक मेरे ख्याल से सभी लोग कंफर्टेबल जोन में आ रहे होंगे। हमने कहा क्या और भी कोई गैस बच गई, तो उन्होंने कहा हाँ
ये गैस भी बच गई है। मैंने कहा इसके मोल कितने, बोलेगा मेरे मोल ए अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई आपके टोटल मोल, फिर से वही गए मेरे मोल अपॉन टोटल मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। किस कंपाउंड की बात कर रहा हूं, बोलूंगा I2 की। अब ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या सभी जगह आपका ए से ए कैंसिल हो गया? अगर ए से ए कैंसिल हो गया तो क्या बोल सकता हूं, आंसर बनेगा 1 माइनस अल्फा मॉलिक्यूलर मास ऑफ आपका HI प्लस बनेगा ए से ए कैंसिल अल्फा बाई 2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 प्लस अल्फा बाई 2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ आपका I2। और यहां पर आते आते आप चेक कीजिएगा, यहां से यहां तक का डेटा आपका 0 बनेगा। ये H2 का हाफ का मतलब एक H, I2 का हाफ मतलब एक I और HI का मतलब एक H और एक I। क्या मैं पूछता हूं इसका मतलब कुछ चीज बचेगी? मैं बोलूंगा ये जब इसके साथ जाएगा तो बच जाएगा, और अगर बच जाएगा तो फाइनली फॉर्मूला बनेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ HI का मतलब हुआ 128 ग्राम पर मोल। H की वैल्यू पता होती है, I की वैल्यू भी पता होती है। तो यहां पर पता चला कि इस पर्टिकुलर में आप अल्फा कितना भी दीजिएगा वो अल्फा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और घुमा फिरा के आपका अल्फा की वैल्यू वही आएगी जो इनिशियल बनी हुई थी। जो लास्ट एग्जांपल आता है वो आता है आपका CaCO3 का, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना CaO और बना आपका CO2। बहुत ज्यादा इजी भी है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है। हमने कहा दोनों चीजें एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर जाती हैं, तो हमने कहा देखिएगा ये आपका है सॉलिड, ये भी आपका सॉलिड, और जो नेक्स्ट है ये आपका है गैस। हमने कहा ठीक है, ज्यादातर बुक्स वालों ने पहले ही आपको बता दिया गया था कि सॉलिड और आपका सॉल्वेंट को आप केपी केसी में नहीं लिखते। तो ये पॉइंट मैं यहां पर अगर इंट्रोड्यूस करने लगूं तो नोट आपको मानना है कि जो आपका एक्टिविटी रहती है ऑफ सॉलिड या सॉल्वेंट, इनको आपको 1 मान के चलना है। इसका मतलब इसको कभी भी क्यूसी में नहीं लिखेंगे। तो हमने कहा अगर मैं ऊपर वालों का फॉर्मूला लिखने लगूं तो बोलूंगा, बताएगा इसका केसी क्या रहेगा, तो बोलूंगा केसी 1 इंटू CaO, और अगला आपका बन गया कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइड बाई आपका बन गया 1, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इसका मतलब ये जो नोट बना हुआ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा से याद दिलवा रहा हूं, सॉलिड और सॉल्वेंट को कभी भी केसी में, केपी में, क्यूसी और क्यूपी में हम लोग नहीं लिखेंगे। जैसी सॉलिड दिखे उसको छोड़ दीजिएगा। इसीलिए इसको बोला गया है कि ये बहुत ज्यादा इजी पड़ता है। लेकिन पहले आपको ये बोला गया था कि ये बहुत ज्यादा टफ भी पड़ता है। तो अगर कोई कहने जी टफ क्यों पढ़ा है, हमें एडवांस और मेन एक साथ कवर कर दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, हमने कहा कि दोनों चीजें लिखी जाएंगी। हमने कहा अगर दोनों चीजें लिखी जाएंगी तो देख लेते हैं कैसे। तो उन्होंने कहा जो रेट फॉरवर्ड रहेगा वो रहेगा के फॉरवर्ड, और रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 आगे जाने का रेट। मैंने कहा जो रेट बैकवर्ड लिखना चाहिए था वो होना चाहिए था के बैकवर्ड CaO, और ये बन गया आपका CO2। जब दोनों को आपने सॉल्व किया तो आपने कहा फॉर्मूला बना आपका के फॉरवर्ड CaCO3, और ये बन गया के बैकवर्ड और CaO, और ये भी बन गया आपका CO2। जब इन सबको सॉल्व किया तो हमने कहा के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड डॉट CaCO3 डिवाइड बाई आपका आया CaO इक्वल टू आपका CO2। वेरीफाई करते रहिएगा, ये आपका काम है। मैंने कहा चलेगा किसी सॉलिड से बात करते हैं, तो उन्होंने कहा सॉलिड का मतलब मैं किसी एक केमिकल को ले लेता हूं CaCO3। किसी केमिकल की कंसंट्रेशन क्या लिखी जानी चाहिए थी, तो बोलूंगा केमिकल का कंसंट्रेशन का मतलब होता है उस केमिकल के मोल अपॉन उस केमिकल का वॉल्यूम। मैंने कहा मोल क्या होता है, तो उन्होंने कहा मोल का मतलब होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब आपने एक कंटेनर में चीनी ली है, चीनी आप 1 ग्राम लीजिएगा या 2 ग्राम लीजिएगा, चीनी की डेंसिटी तो सेम रहेगी। जब मैंने किसी सॉलिड से पूछा तो उन्होंने कहा देखिएगा ये आपको डेंसिटी जैसा दिखाई दे रहा होगा। मैंने कहा बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं क्या फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। किसी सॉलिड के लिए उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है
और किसी सॉलिड के लिए उसका मॉलिक्यूलर मास भी सेम हुआ। इसका मतलब ये दोनों डेटा कांस्टेंट बन जाते हैं। अगर ये दोनों डेटा कांस्टेंट बन गए, इसका मतलब सॉलिड के लिए कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 सेम रहेगी। अब मुझे बताइएगा Kf और Kb बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट थे। गिवन कंडीशन में CaCO3 कांस्टेंट हो गया तो CaO भी कांस्टेंट हो गया। ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तो सबको मिला के एक नया कांस्टेंट बता दिया और उसको हमने बाद में लिखा कि अब हम लिखते हैं यहां पर Kc, और Kc का फॉर्मूला बन जाता है वही कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो कुछ लोगों ने कहा ये CO2 के लिए क्यों नहीं किया? CO2 होती है गैस, और जब गैस का वॉल्यूम देखा जाए तो गैस के वॉल्यूम में गैस के पार्टिकल का वॉल्यूम नहीं देखते हैं कितना उसने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ध्यान रखिएगा सॉलिड को, चूंकि मैं ऑलरेडी यहां पर K फॉरवर्ड और K बैकवर्ड के साथ ला चुका हूं Kc के अंदर, इसीलिए आपको मेन में पढ़ाते हुए बोला था कि सॉलिड और सॉल्वेंट दिखे मत लिखो। लेकिन अगर एडवांस की बात करने लगे और बोलने लगे क्यों नहीं लिखो, तो ये आपको समझा दिया है क्योंकि कंसंट्रेशन अगर सॉलिड देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास बन जाती है। किसी सॉलिड के लिए डेंसिटी कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर मास भी सेम होता है। मैंने कहा कांस्टेंट है तो आपने सॉलिड को हटा दिया, तो मैंने कहा एडवांस हो गया साथ में ही, और आपका यहाँ पर मेन भी हो गया। हमने कहा ठीक है, आपने हमें Kc निकालना बता दिया। क्या मैं बता सकता हूं अगले पॉइंट पर कि मैंने आपको इनडायरेक्टली Kp भी निकालना बता दिया। मैंने कहा जी Kp में कौन आएगा? आप बोलेगा केवल सॉलिड नहीं आएगा। बोलूंगा ये भी सॉलिड वो भी सॉलिड, क्या बोल सकता? इसका मतलब आपका CO2। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? मैंने कहा जी एक बार और कर दीजिएगा। मैंने कहा अगला पॉइंट Kp का फॉर्मूला होता था Kc RT रेज़ टू पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng की वैल्यू निकालनी नहीं आती तो लिख देता हूं डेल्टा Ng की वैल्यू CaO कितने गैसेस मोल है? बोलूंगा 0, वो तो सॉलिड है। CO2 बोलूंगा 1, और माइनस आपका फिर से 0 बन जाएगा, घुमा फिरा के 1 आया, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब यहां पर फॉर्मूला बनेगा Kp इक्वल टू KcRT। मैंने कहा Kc की वैल्यू कितनी है? बोलेगा अभी थोड़ी देर पहले निकाल दी Kc की वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। कंसंट्रेशन CO2 का मतलब आ जाएगा मोल अपॉन वॉल्यूम इनटू बन जाएगा RT। ये जो आपने Kc निकाला ये मोल टोटल मोल नहीं है कि केवल किसके मोल हैं? CO2 के। तो बोलूंगा CO2 के मोल, CO2 का वॉल्यूम और RT। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा PV इक्वल टू nRT। चेक कीजिएगा कि ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, n अपॉन V डॉट RT। इसका ना ये आपका प्रेशर के बराबर ही तो आ गया। और कंटेन में आप टोटल प्रेशर बोलो या प्रेशर ऑफ गैस बोलो, बात एक ही है। जो कंटेनर में बाकी जो दो एलिमेंट या कंपाउंड्स हैं वो तो सॉलिड स्टेट पे बने हुए हैं। तो ये डिफिकल्टी भी है और इजी भी है। इजी कब है कि भैया सॉलिड और सॉल्वेंट को मैं कभी Kp Kc में नहीं लिखूंगा। डिफिकल्ट क्यों नहीं लिखूंगा, ये एक्सप्लेन कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा NCERT तक ने इसको एक्सप्लेन किया है।